वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सारी ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। गैर यकीनी की हम बहुत अरसे से बात करते रहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फिर फाइनली ये भी बात सामने आ गई कि अब इलेक्शन जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे, मगर इलेक्शन स्केड्यूल दिया नहीं इलेक्शन कमीशन ने। और उसके बाद जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जो गैर यकीनी है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा जो बात इलेक्शन कमीशन ने की है। और इसी कन्फ्यूजन में, इबहम में जो केयर टेकर वज़ीर आज़म का नया एक इंटरव्यू में बयान सामने आया है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि कुछ और सवालात जो है वो खड़े हो गए हैं। मुतनाज़े सा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने एक गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो इंतखाबात हैं मुल्क में वो शफ़ाफ होंगे और उनकी शफाफियत पे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या जो पार्टी के सैकड़ों और कारकुनान हैं वो इस वक्त जेल में हैं, वो उसके अंदर हिस्सा ना इलेक्शन में ले सकें। काफ़ी कंट्रोवर्सी हम कह सकते हैं जनरेट हुई है उनके इंटरव्यू से। पाकिस्तान की एक जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एक प्राइवेट ह्यूमन राइट्स बॉडी जो है, उनकी तरफ से एक सख्त स्टेटमेंट आया है इस वज़ीर आज़म के इस बयान पे। उन्होंने इस वज़ीर आज़म पे सख्त तनकीद की है और कहा है कि ये जो बयान था ये जमहूरियत मुखालिफ और गैर मुनसिफाना है। उन्होंने याद दिलाया वज़ीर आज़म को कि मुल्क की अदालतों ने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ किसी मुकदमे में कन्विक्शन अभी नहीं हुई, जुर्म साबित नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि काकड़ साहब का ये जो दावा है जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और गलत फ़ैसले पर मबनी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस तरह वो तयन नहीं कर सकते केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। ये फ़ैसला उनके करने का नहीं है कि ये मुनसिफाना होंगे कि नहीं, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये जो कंट्रोवर्सी है ये अभी जारी है। निगरां वज़ीर आज़म जो है उन्होंने काफ़ी से इंटरव्यूज़ दिए हैं, मगर अब इसके बावजूद दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कानूनी चैलेंजेस हैं जमात के लिए वो ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हों या जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी ज़ेरे हिरासत हैं, और लीडर्स जो हैं उन पर भी केसेस चल रहे हैं। कुछ ख़वातीन जो थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक थीं उनको गुज़िश्ता रोज़ बेल मिली और रात को जेल के बाहर से ही उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। ये सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से लगता नहीं है कि जब तक इलेक्शंस आएंगे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त कानूनी मसाइल हैं उनमें कोई बहुत हमें बेहतरी आती हुई या नरमी आती हुई नज़र आ रही है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ भी कुछ और किस्म की जो मसाइल हैं वो पार्टी को दरपेश है। नवाज़ शरीफ साहब ने अगले माह वापस तो आना है, मगर उनकी वापसी पर अभी पार्टी में भी कुछ हलचल जारी है। शहबाज शरीफ साहब वापस आए, 2 दिनों के अंदर अंदर वो फिर लंदन दौड़ गए। कहा जाता है कि उसका ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ साहब के उस बयान से है जिसमें उन्होंने साबका आर्मी चीफ और कुछ जजेस का जिक्र किया था और बहुत तनकीद की थी और कहा था कि वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे। और इसके साथ साथ जो वज़ीर दाखिला है केयर टेकर गवर्नमेंट के, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि नवाज़ शरीफ साहब मुल्ज़िम की हैसियत से आए तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। उनकी ज़मानत मंजूर ना हुई तो उनको गिरफ़्तार करने के लिए हुकूमत तैयार होगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जहाज़ से किसी को गिरफ़्तार करने के लिए कोई ख़ास फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती। उनके इस इंटरव्यू पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से एकदम रिएक्शन आया और बहुत सख्त रिएक्शन सामने आया। राना सनाउल्लाह साहब ने सरफराज बुख्ती साहब को कहा कि वो उनका ये बयान जो है हद से तजावुज़ कर रहा है। और उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि वो अब जो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के अंजाम से कुछ सीखें। और ये भी उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला कोई और नहीं कर सकता कि नवाज़ शरीफ साहब एयरपोर्ट से कहाँ जाएंगे।
बाकी भी मुस्लिम लीग नून की कुछ रहनुमा थे, उन्होंने इस बयान की तनकीद की और यहाँ तक कि सरफराज बुख्ती साहब को वजाहत देनी पड़ी अपने बयान की। उन्होंने कहा कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है और जो भी कानून कहेगा वही सलूक होगा नवाज शरीफ साहब के साथ। पाकिस्तान पीपी का जिक्र करें तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं और बार बार उनका अब इशारे से ज़रा ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जिक्र करते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को वो ये मशवरा देते हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा ना करें और महाज राय से गुरेज करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उसका मुतालबा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके 7 सीनियर और एक्टिव मेंबर ब्यूरोक्रेसी में हैं। और उन्होंने ये भी बात की कि हर जमात को ये हक़ है कि वो किससे इत्तेहाद करना चाहें। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो तकरीबन हर जमात से हो रही है। कोई शिकायत कर रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, किसी की चैलेंजेस बहुत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रही तो उनकी पार्टी में लग रहा है कि बहुत इख्तलाफात हैं। और इस सारी कन्फ्यूजन में इलेक्शंस की तारीख ना आना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अमन साहब, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया है शैला रज़ा साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है, ये भी एक सीनियर पार्टी मेंबर है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी सेनेटर हमायूं अमन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर निगरान वज़ीर आज़म का बयान सुन लिया। पहले तो हम आप लोगों को कहते रहते थे, आप मानते नहीं थे, अब तो आपने उनसे भी वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे, आप लोग अगर नहीं उसमें हिस्सा लेते तो नहीं हिस्सा लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर लेंगे आप? सबसे पहले 2 चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे लिहाज से उनको ये कहना नहीं चाहिए था। वजह वो अपने आप को कंट्रोवर्शियल बना दे रहे हैं और उसकी वजह क्या है सुनने में आया है, और शायद इसलिए वो लंदन भी गए थे। और अब इत्तेफाक की बात है कि मलिक अहमद साहब भी उधर ही थे और उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता कि इस जगह पे PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ठहरा। मतलब बहुत ज़्यादा वो रोटी को चोची करने वाली बात हो जाती है कि मैं उस होटल से निकल रहा हूँ जिस होटल में प्राइम मिनिस्टर ठहरा हुआ है। बड़ा होटल है, बहुत फैंसी होटल है, उसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं। बड़े लोग रहते हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ सरीना में किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आया हो और आप उधर जाएं और आपको ना पता चले। तो छोटा सा शहर है, एक उसमें होटल है जिसमें कोई लंदन भी बहुत बड़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं। अच्छा खैर एनीवे, एक चीज वो भी पॉलिटिकल बंदा। नंबर 2 ये भी सुनने में आया कि काकड़ साहब जो थे वो PMLN के टिकट लेना चाहते थे या उसको ज्वाइन करना चाहते थे। जब उसके बाद जब वो अपने दायरा इख्तियार जो उनको नहीं कहना चाहिए उससे बाहर निकल के एक बात कर रहे हैं। अच्छा उन्होंने एक टर्म यूज किया रिलेटिवली फेयर होगा। रिलेटिवली फेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे 2018 का हुआ था वो भी रिलेटिवली फेयर या अनफेयर ही था ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी ये अंदिया दे रहे हैं कि इट विल नॉट बी फ्री एंड फेयर। वो ये बता रहे हैं कि इसमें रिलेटिवली फेयर का मतलब है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को एक खदशा हो रहा है कि ये उनको बुलाया जा रहा है इस वजह से कि ये उनके लिए सब कुछ है। मतलब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेट करके लेकर आके उनको बेड पहना के सामने खाना रख के फिर उनके मुंह में चम्मच के साथ खाना भी डाल रहे हैं। सर आपको भी कर लिया तो आप हमें नहीं किया। हर एक को देखिए, अगर आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का आज तक 1950 से बोगरा से लेके आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने जरूर साथ दिया है या एस्टैब्लिशमेंट ने जरूर उनके खिलाफ किया है। जो हुकूमतें गई हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ प्ले किया है, जो हुकूमतें आई उसमें किसी हद तक एस्टैब्लिशमेंट ने अपना प्ले रोल किया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि टाइम हर चीज के लिए बॉइलिंग पॉइंट आ रहा होता है। मेरे ख्याल में टाइम आ रहा है कि जब
ओवरऑल एस्टैब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में खत्म हो जाना चाहिए। सर ये अगर आप रही बात ये इस लिहाज से ये जो बात हुई है, ये जो उन लोगों ने कहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि he should not say anything like that। कैसर शेख साहब, सर ये जो बात सेनेटर साहब कर रहे हैं सर, कि आप लोगों की भी अब इस्टेब्लिशमेंट मदद करेगी इस दफे, इस मदद के बगैर शायद आप इलेक्शन जीत ना पाते, मगर क्योंकि अब वो आपके साथ खड़े हैं इसलिए एवरीबडी कैन बी कॉन्फिडेंट एंड सो इज द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इलेक्शंस आप लोग जीतेंगे। इस दफे आप लोगों की सिलेक्शन होगी सर, मुबारक हो। आरफा नूर साहबा, बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है। देखिए इंशाल्लाह इलेक्शन तो हम जीतेंगे, ये तो हमारा बिल्कुल बयानिया भी है, हमारी तवक्को भी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, और जो जब भी उनकी हुकूमत आई ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़। तो हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी आप इस बेहतर परफॉर्मेंस में काउंट कर रहे हैं। नहीं, 16 महीने जो हमने लिए ना, तो वो उस वक़्त क्योंकि सेनेटर मोहिम साहब बड़े काबिल शख्स हैं, लर्नेड आदमी हैं, हमारी पीछे भी इनसे बातचीत होती रही, तो 16 महीने में जो हमने टेक ओवर किया ना, वो $40 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट था, यानी 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट की छोड़ के गए और सिर्फ 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। और फिर एक शख्स जब इन्होंने हुकूमत ली तो 1.25 लाख रुपए का अगर मकरूज था तो 2.5 लाख रुपए फी कस मकरूज छोड़ के गए, डबल यानी कर्जा छोड़ के गए। फिर आप देखिए कि हमारी इकानमी जो 18 में 17 में 24वें नंबर पे थे दुनिया में, वो आप देख लिए 40 से ऊपर चली गई। और महंगाई मकसद हमने तो डॉक्टर साहब, सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप लोगों ने नंबर्स को डबल कर दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 16 महीने को हमारा कोई मिसाली नहीं थे, लेकिन ये सारा तसलसल होता है। कोई एकदम मईशत को जो भी जानता है वो समझता है कि मईशत को एक दिन में ना बनती है ना बिगड़ती है, ये एक पूरा तसलसल है। जब हम कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, हमारी जो कौमी आमदनी है वो आगे नहीं डेवलप बढ़ रही। ये ठीक है कि आखिरी साल में जब पीटीआई ने छोड़ा तो तकरीबन 6% ग्रोथ थी, लेकिन उससे एक साल पहले 0% ग्रोथ थी। तो वो जो 6% का बड़ा फख्र से बात करते हैं ना, वो 0% के अगले साल की ग्रोथ है, तो वो तो कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। मकसद सिर्फ मेरा ये कहने का है, जी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि 16 महीने को हमारी मिसाली नहीं है, और आइंदा भी जो आने वाली हुकूमतें हैं ना, ये कहें कि कोई 1-2 साल में वो पाकिस्तान को कोई टर्न अराउंड कर देंगे, इस तरह नहीं होगा। नहीं सर, कोई भी नहीं, ये नहीं बात हो रही। बट सर मईशत की हालत बहुत ख़राब है, चैलेंज हर पार्टी के लिए होगा, सलूशन शायद किसी के पास नहीं है। ये सब आपसे इस पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो बात ये कर रहे थे कि क्या इस दफ़े ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को उस तरह ही जिताएगी जिस तरह 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया था। ये तो अभी आप देखें ना, आप जो मर्जी कह लें या मेरे मुखालिफ पार्टी वाले कोई मर्जी कह लें, देखिए सर आप इसको डिनाई करेंगे? बिल्कुल डिनाई करूंगा। मैं समझता हूं कि हर पार्टी का हक है। मैं तो ये समझता हूं पीटीआई में भी जिनके खिलाफ कोई मुकदमे का फैसला नहीं है, जिनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो, उनको बिल्कुल इलेक्शन में पूरी तरह हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ भी कोई नहीं साबित हुआ। जी, मैं मानता हूँ जब तक नहीं है हर एक को, और अगर अभी फेयर इलेक्शन नहीं होंगे ना, तो ये जो पाकिस्तान में तसलसल चल रहा है ना जिस तरह, वो कोई इलेक्शनों को मानेगा भी नहीं। आपको वो नज़र भी आने चाहिए इलेक्शन। और मैं पार्टियों से भी सबसे दरख्वास्त करूंगा, देखिए इंडिया में 17 इलेक्शन हुए, उनके मुखालफिन भी एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए या कोई धांधली हुई। हम भी इस बार ये कोशिश करें कि वाज़े तौर पे अगर कोई ऐसा मसला नहीं तो हम खामखा कोई भी पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाए। पाकिस्तान की बेहतरी की बात है कि हम दुनिया को कहें कि और होंगे इस बार, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शैला साहिबा, आपने सुनी कैसर शेख साहब की बात, वो कह रही हैं कि अब इस दफ़े ये इल्ज़ाम तराशी बंद कर दें जमातें एक दूसरे पे कि इलेक्शंस में धांधली हो रही है या होगी, या लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। फॉर द सेक ऑफ द कंट्री हमें इस तरह की अब गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब शिकायत करनी बंद कर दे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से।
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान को मुकद्दम रखा, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो या उससे पहले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली का भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर हो। हमने हमेशा कहा कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है और आगे की तरफ बढ़ गए। और मोहतरमा के बाद भी चेयरमैन बिलावल ने यही अल्फाज कहे और फिर चाहे आरओ इलेक्शन हो या आरटीएस बैठने का हो, हमने कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। हमने कहा कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। तो हम आज भी साथ हैं, लेकिन हमें बात तो करनी होगी ना। हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि हर मुश्किल वक्त को हम झेलें। तो अपनी शिकायत क्या है आपको शैला साहिबा, ये तो बताए ना कि ये शिकायत है क्या, मतलब कि कहाँ आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रहा? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने ये बात पूछी। तो मैं ये कहूँगी कि कल एक बड़ी बैठक हुई, सारे वक्त जो है कराया टीवी पे चलता रहा कि पूरी जो लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ज़िलाई और मुख्तलिफ वो बैठे और उसमें ये बात बड़े परेशान कुन थी कि हमारे डेवलपमेंट के बजट जो है जो फंड हैं, जो बजटेड फंड हैं, उनको रोका हुआ है। दूसरी तरफ पंजाब में जो है वो यूनियन कमेटी जो है वो ऑर्डिनेंस के तहत अनाउंस हो रही है, जिसमें नून लीग के लोग हैं और अब गांव चमकेंगे करके जो है वो काम हो रहा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे आईजी और दूसरे लोगों को हटा के ना उनको केपी में रखा गया ना पंजाब में रखा गया, उनको हटा दिया गया। और नून लीग के तकरीबन 9 लोग जो उनके अपने हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के लिए लेटर लिखा, उन सबको गवर्नमेंट में शामिल किया हुआ है। तो फिर हम क्या समझे? तो हमें तो पॉलिटिकल पार्टी से बात कैसर शेख साहब, अगर आप शैला साहिबा इजाजत दें तो मैं ये कैसर शेख साहब से ये बात पूछूं। कैसर साहब, आपने सुनी शैला रजा साहिबा जो कह रही हैं लोकल गवर्नमेंट और डेवलपमेंट फंड्स और केयरटेकर कैबिनेट के हवाले से? देखिए, मैंने बात सुनी। शैला रजा मेरी बहन जो है वो, देखिए अभी तक तो हम सब मिल के थे, अभी अलायंस से ही हमने हुकूमत की है, तमाम पार्टियों ने मिल के, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। आपने देखा होगा कि किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिला। सिर्फ 2 मेंबरों की मेजॉरिटी थी, हमारी हुकूमत थी, और कोई एक भी मेंबर नाराज़ नहीं हुआ। ये उनकी बहुत बड़ी स्टेट्समैनशिप थी। अब अगर कोई इनको महसूस हो रहा है पीपल पार्टी को, तो मैं समझता हूँ उस शिकायत को दूर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन नज़र आने चाहिए फेयर होते हुए। फेयर इलेक्शन ही हमारे मुल्क के लिए, हमारे यहाँ हुआ क्या होता रहा। इलेक्शन 70 से ज़्यादा फेयर तो कोई भी नहीं थे ना। वो फेयर इलेक्शन हो गए, फिर भी आपस में जो पॉलिटिकल टर्माइल था उसकी वजह से हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। इलेक्शनों ने ही हमारे मुल्क के मसाइल पैदा किए ना। 77 में पीपल पार्टी। सर, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि कैसे नजर आएगा कि इलेक्शन फेयर है? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन है एक, वो खुद इन्होंने ये अपॉइंट, इलेक्शन कमिश्नर के जो हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तो अपॉइंट किए हुए हैं, उनका इनकी रजामंदी है उसमें पीपल पार्टी का चेयरमैन आपने अपॉइंट किया था, जिसके ऊपर फिर आप इतनी तनकीद करते हैं। आप मुझे बताइए क्या तो कहानी नहीं होती किया था? तो ये सिर्फ अपॉइंटमेंट से तो नहीं। ये जी शैला साहिबा, देखिए 16 महीने गवर्नमेंट हो या कुछ हो, सब ने अपना एक किरदार अदा किया। सबको पता था कि पॉलिटिकली इसमें सबको नुकसान उठाना है, लेकिन बात क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की थी, बात पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की थी, तो हर एक ने जो है वो ये अपना किरदार अदा किया। बात अभी भी यही है कि हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान जब भी पहुंचता है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से साफ आ रहा हो। उसी वक्त ताले आज़मा जो है वो अपना काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ जो है कानून और आइन टूटा है, वहाँ पे पाकिस्तान को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुकसान हुआ है। तो अगर ये आप कर रहे हैं कि जिस पे इलेक्शन कमीशन भी कहे कि सही लोगों को जो न्यूट्रल हैं उनको आपको गवर्नमेंट में लाना चाहिए, तो आपको जिन लोगों पे एतराज़ आ रहा है, अब तो खुल के आ रहा है। शैला साहबा, वेरी क्विकली मैंने सेनेटर साहब पे जाना है, ये बताएं कि क्या आपको केयरटेकर वजीर आजम साहब पे कोई एतराज़ है या सिर्फ काबीना में जो कुछ लोग शामिल हैं उन पर? वेरी क्विकली। काबीना पे एतराज़ है हमें। अच्छा, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है? देखिए, हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं थे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज, बिल्कुल ठीक, और पंजाब में तो बिल्कुल सही, और वो पीएमएलएन में। डॉक्टर साहब,
हाँ डॉक्टर साहब, आपके लिए इसके अलावा करीब पॉइंट और कि मुस्लिम लीग ने कहा है कि वो एमक्यूएम के साथ इलेक्शन लड़ेगी। हमारे पास गवर्नर एमक्यूएम का है। सही। डॉक्टर साहब, व्हाट इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू यू? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इलेक्शन फ्री और फेयर कैसे होगा? या आप मानेंगे ये नहीं कि रिजल्ट देख के फिर बाद में आप अपना इरादा तब्दील कर लें या बयान तब्दील कर लें? ऐसा होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिकली जब आपके जिस वक्त वोटिंग खत्म होती है और आपको पता होता है कि इतने बजे तक इसके अनाउंस हो जाएंगे, वो उसी तरीके से हो जाए, टाइमली हो जाए, ठीक है। उसमें जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इन्होंने वो रोक दिए हैं, रिजल्ट्स रोक दिए, वो चीज़ें ना हो। जैसे बाज़ जगहों पे हो जाता है कि आपके वहाँ पे वोट कास्ट हुए हैं या वोट रिजेक्ट हुए 10,000 और जो जीता है वो 2,000 के मार्जिन से जीता है, और जो 10,000 वोट कैंसिल हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंसिल हुए हैं, और जो जीता है वो 2,000 वोट से है। इस किस्म की चीज़ें ना हो, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अब रह गई बात प्रैक्टिकल आ जाती है। प्रैक्टिकल मुझे ये मालूम है कि ये लोग प्रैक्टिकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिन्होंने आज तक कभी ईमानदारी से काम नहीं किया। आप सोच लिए वो लीडर जिसने पार्लियामेंट में खड़े होके गलत बयानी की है, हल्फन गलत बयानी की है कि ये मेरी ज़राए हैं, और उनमें से फिर उसने उन ज़राए में से किसी एक को कबूल नहीं किया, ठीक है। मतलब उसने फिर वो नहीं किया। ये लोग आज तक इन्होंने कोई इनका इलेक्शन जो है वो नहीं है। 1990 में जो केस होता है, 1990 में आप बताएं अगले इलेक्शन को आप कैसे मानेंगे? हमारे लिहाज से ये कि इलेक्शंस हो जाएं, टाइम पे हो जाएं, सबसे पहले 90 दिन के अंदर हो जाएं। अगर फर्ज करें फॉर वट एवर रीजंस ये कहते हैं कि 90 दिन में नहीं हम कर सकते, और जो भी झूठ सच बोल रहे हैं हम कहते हैं ठीक है लास्ट वीक ऑफ जनवरी में करा दें, डेट अनाउंस कर दें, स्केड्यूल अनाउंस कर दें, ताकि पता चल जाए कि क्या है। उसके बाद वो ये मैदान होगा और ये हम होंगे और ये लोग होंगे, उसके बाद देख लेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है, किस लिहाज से होता है। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि लोगों को परसेप्शन नज़र आए कि वहाँ बेईमानी नहीं, बेईमानी होगी लेकिन परसेप्शन ये हो कि बेईमानी नहीं हुई। ठीक जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट, फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब से, कैसर शेख साहब से और शैला रज़ा साहिबा से, और हम ओवरऑल सियासत की सूरत हाल पे बात करें। कैसर शेख साहब, सर ये बताएं कि अब आप लोगों की जमात में फैसला क्या हुआ है? अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इलेक्शन जीतेंगे, और फिर हम जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी आप लोग करेंगे, या वो जो बयान नवाज शरीफ साहब का था वो रिजेक्ट कर दिया है पार्टी ने? फैसला क्या हुआ है सर लंदन में? मैं तो उस फैसले में कोई किसी पार्टी की मीटिंग में मौजूद नहीं रहा। वही जो बातें आप लोग सारे मीडिया पे कर रहे हैं मुझे भी वही पता है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, और साबिक प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 दिन में ही वापस चले गए, तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रिजेंटमेंट या कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिस पे कंसेंसस बन रहा है। और मैं नहीं समझता, अगर जो मुल्क की हमारी हालत है ना, मेरी ये ज़ाती राय है कि जो हमारी मुल्क की हालत है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर से, इसमें हम सब को कम से कम मिनिमम जगह पे कोई ना कोई एग्री करना पड़ेगा। और इस तरह अगर हम इंतकामी कार्रवाइयाँ, सब कौन है सर? आप अपनी जमात की बात करें या सबकी? मैं देखिए ना, मैं तो अपनी जमात की ये बात कर रहा हूँ कि हम अपनी जमात में भी ये बात कर रहे हैं, प्रिवेल करनी है कि सबको साथ लेके मुल्क चलेगा। कोई भी पार्टी इलेक्शन में जीत जाए, ठीक है, वो लोगों का मैंडेट होगा, जो इलेक्शन में मेजॉरिटी लेगा उसको हुकूमत मिलेगी। लेकिन अगर हम इख्तिलाफ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी जो नवाज शरीफ साहब ने की, वो तो इलेक्शंस में तो हमने कर ली कि जो अकाउंटेबिलिटी की बात की है नवाज शरीफ साहब ने, तो अभी उसके बाद पॉलिसी है या नहीं है?
अभी उसके बाद तो कोई दोबारा तो ऐसा नहीं आया ना। देखिए ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए, वहाँ पे बातचीत हुई दोबारा, तो अभी जो नया बयानिया जो एक्चुअल वो बयानिया अब जो आएगा वो एक्चुअल बयानिया होगा, पूरी पार्टी की पॉलिसी होगी, पॉलिसी बयानिया होगा। वो बयान जो था वो बयानिया अभी नहीं है पार्टी का एट द मोमेंट। मैं समझता हूं कि उसमें कोई ना कोई इख्तलाफ है, इसीलिए ये डिस्कशन हो रही हैं और इसीलिए मीटिंग हो रही हैं। लेकिन सबको कन्विंस करना पड़ेगा, और उसके बगैर अब पाकिस्तान देखिए इख्तलाफ कर करके तो हमने आपको इस नई तक पहुंचा दी है ना, आगे फिर कोई चलेगा नहीं। जो ये है ना, सिर्फ ये बात भी कि इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानिया देना है या इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में देना है, ये अब मामला नहीं है। हम सबको मिल के अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जुडिशरी को अपना रोल करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिशियंस को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इसके बगैर देखिए, और सबको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन फेयर हो, इलेक्शन में कोई अलायंस करना चाहे तो करे। इत्तेफाक करेंगे जी कि अब सबको साथ चलना पड़ेगा, और ये साथ चलने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ आप चलाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी, मैंने बार बार इस प्रोग्राम में और उससे पहले भी जो मैंने आज प्रोग्राम किए उसमें मैंने यही बात की है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफारा हुई हैं, मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, और बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में लड़ाया जाता है। तो हमें तो किसी पार्टी से कोई मसला नहीं है, लेकिन हुमायूं भाई हैं मेरे, वो अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की क्वालिटीज़ गिनाई। तो मैं ये कहूँगी कि हुमायूं साहब 6 दिन हमारे वोट रिज़ल्ट नहीं आए थे, लियारी का रिज़ल्ट 5 दिन नहीं आया था। उसके अलावा हमारे पोलिंग एजेंट्स निकाल दिए गए थे जिन इलाकों में नज़र आ रहा था कि ये सिंधी बलोच वोटर्स हैं, वहाँ पे वोटिंग इंतहाई स्लो कर दी गई थी। इसके साथ साथ जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामलात गए और वहाँ पे रिकाउंटिंग हुई, चाहे फहमीदा मिर्ज़ा वाली सीट हो, अब्दुल हकीम बलोच वाली सीट हो, फैसल सालेह हयात, ये बड़ी बड़ी सीटें हैं कि इन पे जब रिकाउंटिंग हुई तो एक वक्त ऐसा आया कि समझ आ गया कि हाँ जी रिज़ल्ट गलत गया है, तो उनको दोबारा लपाट के रख दिया गया। ऐसे बहुत सारी बातें हुई। लियारी में NA की सीट पर PTI और 3 सूबाई सीटों पे 3 अलग अलग पार्टीज, ये कभी किसी ने सुना है? एक पे जमात इस्लामी, एक पे TLP, एक पे कोई और। तो हमने ये सारा सहा है। तो हम जो कह रहे थे कि ये जाली इलेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि आइए खान साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज जो है वो सबको याद आ रहा है कि सबको मिलके बैठना चाहिए। मैं कहती हूँ यस, पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, नजरियाती इख्तलाफ करना चाहिए, जब की भुगता। बिल्कुल ठीक। सेनेटर साहब, हैज PTI लर्नड इट्स लेसन? क्या आप लोग अब जरा कुछ दूसरों के साथ बैठ के थोड़ी सी कोऑपरेशन करने को तैयार हैं, या आप लोग अभी वहीं खड़े हैं जहां May 9 से पहले खड़े थे? चोर डाकू। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चोर डाकू अपनी जगह पे, उसमें कोई उसमें देखिए बात चीजें ऐसी हैं जो मैं उसमें जाना नहीं चाहता इस लिहाज से। लेकिन जब आपने कहा है ना कि क्या आप इनके साथ बातचीत करने के लिए फरवरी मार्च में एक डायलॉग स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द PDM, अब PDM और द गवर्नमेंट और वट एवर, क्योंकि समझ नहीं आती पीपल्स पार्टी किसका हिस्सा है किसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इन सब लोगों मिल से बात हो रही थी, ठीक है। अब उसमें उन लोगों के जो तीन डिमांड्स थी, वो तीनों PTI ने मान ली थी कि हम मानते हैं, हम इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई से हम पीछे हट जाते हैं और इसको समवेयर इन जुलाई अगस्त में कर लेते हैं। सर फिर अब इमरान खान साहब भी पीछे हटे? नहीं, वो पीछे इसलिए हटे थे कि जब सारी बातें हो गई थी तो उसके बाद PDM ने जो डेट दी थी वो 12 अक्टूबर की बजाय 30 सितंबर की दी थी, जिसपे इमरान खान ने कहा था कि खुदा के लिए ये 12 दिन का एहसान हम पे ना करो कि आप 12 दिन पहले इलेक्शंस करा रहे हो, 12 अक्टूबर की बजाय 12 दिन पहले करा रहे हो। सो उस बेसिस पे कहा था जब आप कर रहे होते तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए फर्क नहीं है, जब आप कहीं बातचीत कर रहे होते तो दरमियान में आते हैं। लेकिन मुझे एक दो तीन चीजें हैं, अभी फॉर एग्जांपल अभी मियां साहब आ रहे हैं, ठीक है,
मुझे हबीब अकरम साहब ने अभी 2-3 दिन पहले एक सर्वे किया था, साहिवाल मेरे ख्याल में कसूर का, ओकाड़ा का और साहिवाल का, इन 3 जगहों का उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने सवाल ये पूछा था कि क्या जब मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो क्या उनके आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, जिसका जवाब शायद खाकान अब्बासी ने भी दिया हुआ है कि ही इज डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दी थिंग्स। और उसमें मोर देन 50% आप पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, पाकिस्तान ये लोग कहते हैं अवाम फैसला करेगी कौन। अवाम के 50% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि मियां साहब के आने के बावजूद वो नहीं जीतेंगे। आप लोग कोऑपरेट करने को तैयार है कि हम नहीं? हमेशा देखिए मेरी बात सुनिए, कोऑपरेट किस नजर नहीं आता ना, किस चीज में करना है, कोऑपरेट किस चीज में। हमारा थ्रू आउट एक रहा है, पिछले साल से इमरान खान ने थ्रू आउट एक बात कही थी, उन्होंने कहा था आओ मिल के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए मिल के एक वो एजेंडा बनाते हैं और उस पर बात करते हैं। जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो फिर बीच में बातें आ जाती थी, नहीं इसके साथ ये भी केस हटा दो, वो भी हटा दो, फलाना हटा दो। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें होती थी जिसको खान साहब कहते थे कि यार ये एनआरओ मांग रहे, हम एनआरओ वगैरह को छोड़ दें, आप आए इलेक्शंस की बात करें। द मेन प्रॉब्लम वाज ऑलवेज वन थिंग, पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम है आप उसको हल कर दें और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बस उसको हल करना जरूरी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें हुमायूं मोमन साहब से, कैसर शेख साहब से और शैला रजा साहिबा से। कैसर शेख साहब, सर ये बताएं कि आप लोग इलेक्शंस जीत गए तो आपका वजीर आजम कौन होगा सर, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब? जी ये तो बड़ा क्लियर है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुल के कहा है कि इलेक्शन भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हमारा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, इसमें तो कोई एम्बिगुइटी नहीं है, ना लोग कोई राय हैं। खुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की और हम सब यही महसूस करते हैं कि 2017 में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था, जो आगे बढ़ता हुआ, जो और सर फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा आपका? फाइनेंस मिनिस्टर मैं तो खुद पहले दिन से जब से आया हूँ पॉलिटिक्स में यही एम्बिशन लेके आया हूँ कि मैं क्योंकि समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी के मामलात को और दुनिया मैंने देखी है कि किस तरह दुनिया आगे बढ़ी है। देखिए बात यह है कि तमाम पाकिस्तान के चैम्बरों से, पाकिस्तान मेरी वाइट फैमिली है। तो सर आप यानी कि आप कह रहे हैं कि यू आर अ गुड कंटेंडर फॉर द पोस्ट? आई एम, ऑफ कोर्स आई एम। ये तो मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं, मुझे क्या लेना देना, हमारी फैमिली तो बिजनेस में होती है। तो सर डार साहब का क्या बनेगा फिर? डार साहब ने तो काफी वक्त संभाल, मेरा मकसद डार साहब से नहीं है। अगर डार साहब इलेक्ट हो जाते हैं, उनको बिल्कुल आए पार्लियामेंट में आए, नेशनल असेंबली में, क्योंकि आपका जो आईन है ना वो कहता है कि बजट का और इकोनॉमिक मैटर्स को कौमी असेंबली में देखना है। तो ये हम डिबेट कर रहे हैं। आज का आपका कॉलम था ना जो बाद में, एक निहायत ही आला कॉलम था कि हमारे पास चंद लोग ही रह गए हैं, वही गिने चुने, उन्हीं लोगों ने मुल्क का कबाड़ा किया इकॉनमी में और वही लोग दोबारा फिर आ जाते हैं। क्या वजह? एक पॉलिटिशियन को आपके आईन बनाने वाले को क्यों नहीं समझ आई? बिल्कुल ठीक सर, अब जरा वक्त कम है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाकी दो मेहमानों से भी एक सवाल पूछूं। शैला साहब ये बताइएगा कि अब कुछ अरसा हुआ, अब आप लोगों ने ये कहना छोड़ दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बनेंगे। कुछ महीने पहले तक आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, नॉट एनी मोर। जब चलेगी और हमारे तो जाहिर है कि हमारा चेयरमैन है, हमारे लिए सब कुछ है, और जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो इसी नारे से चलेगी और इसी जज्बे से चलेगी कि हम इलेक्शन विन करें। और मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि देखिए इलेक्शन कैंपेन जब चलेगी तो लोगों को समझ आ जाएगा। आप अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद साहब कह रहे थे कि पीटीआई के बारे में, तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब तक इलेक्शन होंगे क्या पीटीआई के टिकट लेने वाले लोग मौजूद होंगे? हमें किस किस का नाम लूं जो इनके एमएनए एमपीएस थे, उनके अलावा जो इनकी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन वो सब टिकट लेने वाले वो किधर गए हैं? वो सब उन सब ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने सब ने जिन्होंने कहा था हम खैर बात कह रहे हैं,
वो हमें इस्तेकाम पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि पूरे पाकिस्तान में इनके टिकट लेने वाले भी होंगे जिस तरह से इनके लोगों ने बेवफाई की है। अच्छा, तो मोहम्मद साहब कोई नहीं होगा टिकट लेने वाला आपकी पार्टी में? इलेक्शन जब होंगे इस तरह है कि पाकिस्तान तो गए, पाकिस्तान तरीके परवेज खट्टक साहब भी चले गए। इस तरह है वो, जैसे मरियम नवाज साहब ने कहा था कि लोटों की जगह जो होती है बाथरूम में होती है, वो सारे लोटे अपनी जगह चले गए हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी जगह आप परवेज खट्टक साहब को लोटा कह रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हर वो शख्स जो जिसको आप टेक्निकली लोटा कह सकते हैं। अब रही बात ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लोग होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितनी पूरे पाकिस्तान में सीटें होंगी इतनी शायद इनके वर्कर्स नहीं होंगे। किनके? पीपल्स पार्टी के इतने वर्कर्स निकाल नहीं तो होंगे जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी लोग से वो करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग, जिसको टिकट मिला, जो भी शख्स हुआ, आप मैं कोई, चाहे हमारा कोई बैकग्राउंड ना हुआ, हम जीतेंगे। ये चीजें याद रखें, ये इसी तरीके से। अच्छा, मैं आपको सारी सर्विस देख ले, सारी सर्विस अभी वर्ल्ड न्यूज वालों ने वो कहा है, उन्होंने कहा है बिटवीन कप्तान बिलावल भुट्टो और इनके ये मरियम नवाज 95% एंड अबव सेड के भाई कप्तान जो है वो होगा। 1.5% ने कहा उस लिहाज से, 1.5% के लिहाज से। शैला साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। शैला साहिबा 30 सेकंड्स ही वेरी क्विकली। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, MNA MPAs वो सब कहाँ हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन तक छोड़ गई। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या वाकई, मैं आपसे बार बार बात कर रही हूँ, एक एहतजाज नहीं बनता कि बकौल आपके के सारे मुकदमे झूठे हैं, सब कुछ झूठे हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन कोई एहतजाज कर ले? कहाँ है सो? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, लोग कर भी रहे, लेकिन लोग कर रहे। और आपको भी पता है, देखें शैला साहिबा, जैसे आप लोगों ने 1980s में कोड़े खाए थे, जैसे आप लोगों के ऊपर अल जुल्फिकार का वो लग गया था, लेबल लग गया था, जैसे आप लोगों के ऊपर आपके मुर्तजा भुट्टो को टेररिस्ट करार दे दिया था, जैसे आपके वर्कर्स को टेररिस्ट करार दे दिया था, जैसे वो लोग कोड़े खा रहे थे, छुपते फिर रहे थे, आपको वो टाइम बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। करते थे, सड़क पे आते थे, एहतजाज करते थे, मिसिंग होते थे, एहतजाज करते थे। एहतजाज अब भी हो रहा है। आप अगर टीवी में नहीं दिखा रहे तो इसका ये मतलब तो नहीं है नहीं हो एहतजाज नहीं हो रहा। आप अगर टीवी में नहीं दिखा रहे तो इसका ये मतलब तो नहीं है एहतजाज नहीं हो रहा। हमारी आंखें खुली भी। आप जरा बाहर निकले ना, आप जरा पीटीवी से बाहर निकलिए, आप जरा जाके थोड़ा सा सोशल मीडिया में जाके देख लें, सोशल मीडिया में जाके देख लें, वहां पे जो चीजें आ रही है वो भी देख लें। इन्फ्लुएंसर्स हैं और बस कुछ आप सोशल मीडिया पे भी जाके देख लें कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे वक्त। नाज़रीन आज इतना ही, बैक टुमारो एट द सेम टाइम।